नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 9 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम है। प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्जाम में मैथ और रीजनिंग से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। इससे पहले हमने जीके जीएस का जो है एनालिसिस का वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की मैथ की लेवल की बात करें तो बहुत सारा टॉपिक को जो है स्किप कर दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा। जैसे आज एडवांस मैथ में जो कभी नहीं पूछा जाता था त्रिभुज, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारे स्टेप जो सब्जेक्ट टॉपिक हैं उसे स्किप कर दिया। तो देख लीजिए आज की जो ट्रेंड क्या रही। तो ट्रेंड बदल रही है, आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है। एक प्रश्न आया था कि एक त्रिभुज दिया गया था, उसमें जो है एक कोण का मान दिया गया था और एक थ्योरम पर आधारित दूसरे कोण का मान पूछा जा रहा था। आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। यदि आकृति में बहिष्ठ कोण का मान 120 डिग्री है तो कोण बी 90 है, तो त्रिकोण में एक्स का मान क्या होगा। अब आप जानते हैं कि कोई भी जो है बाहरी कोण, यहाँ पे ये बहिष्ठ कोण जो भी ये थीटा होगा, दो सुदूर अंतः कोणों के योगों के बराबर होता है, ऐसा हमारा प्रिंसिपल कहता है। तो अल्फा प्लस बीटा का जितना मान होगा इतना ही मान इस थीटा का होगा। तो यहाँ पे कितना 120 ये बाह्य कोण है और 90 पहले से है, तो 120 में से 90 गया तो हमारे ख्याल से 30 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होती है, आपको ये समझना है। उसके बाद जो भी बाह्य कोण बनते हैं वो ये नज़दीक वाला नहीं, ये दूर वाला दोनों कोणों के योग के बराबर होता है देसी अंदाज में। इसके बाद अगर ये पूछा जाए तो आप जानते हैं कि एक लाइन पे 180, तो एक साइड 120 है, दूसरे साइड 60 हो जाएगा और कुछ कोण से है ज़्यादा नहीं, ठीक है। और एक मैं आप लोगों को समझाया था समानांतर में, इसी से आपका जो है समरूपता आप समझ पाएंगे। अगर ये नहीं समझते हैं तो फिर समरूपता वाला सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो आप नहीं कर पाएंगे कि भैया दो लाइन है और कोई तीसरी रेखा इसे जो है प्रतिच्छेद कर रही है, तो आपको जो है समझना होगा कि समांतर रेखा को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कौन कौन से कोण बराबर होते हैं। तो मैंने बताया था कि लाइन के ऊपर थीटा, तो इसको इस लाइन के ऊपर भी थीटा, इस लाइन के ऊपर अपने आप 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन, अब ये वाला लाइन को देखें तो 180 होगा, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो समांतर में ऐसे गुण चलते हैं। और तिरछा कोण बराबर है जिसे आप एकांतर कोण कहते हैं, ये भी थीटा होता है। और ये कहाँ से आता है ये भी बता दिया था उस दिन कि भाई पूरे लाइन पे 180, तो 180 माइनस थीटा ये है, थीटा जोड़ेंगे तब ना 180 होगा। तो ये सब मिले जुले हैं नियम, ठीक है। चलते हैं आगे। ये बोर्ड मास से आज 3 प्रश्न आए थे एग्जाम में। जैसे बच्चों ने बताया कि बोर्ड मास से 3 प्रश्न आए थे, लेकिन बोर्ड मास का आंकड़ा पता नहीं होता है, तो आपको जो है बोर्ड मास जरूर करके जाना है। बोर्ड मास गुना भाग करना अच्छे से सीख लो, घर पे एग्जाम में गलती नहीं करनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक का मान निकालना है आपको। मैं उस दिन आंकड़ा से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन बताया था, आज यहाँ पे जो है एन वाला है। तो इसका मैं बताया था कि पहले 2 क्वेश्चन आप जो है हल कर लीजिए। तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। गुना है 3 में से 1 गया, 2/3 हो जाएगा। अब दिख रहा है कि इधर नीचे वाला कट गया, तो लास्ट में जो है जो नीचे वाला बचेगा, ठीक है। क्योंकि अब ऐसे कोई आगे है ही नहीं कि काटेगा, तो ये बच जाएगा और ये जितने नीचे वाला आएगा ऐसे कटता जाएगा और इधर जो है पहला वाला बच जाएगा। तो 1/n जो है आपका, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा बट्टा cos थीटा। त्रिगो से एक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिए। sin थीटा cos थीटा का सिंप्लीफिकेशन आपसे पूछा गया है। sin थीटा प्लस cos थीटा बट्टा cos थीटा बट्टा 1 + sin थीटा का जो है सिंप्लीफाइड रूप क्या होगा। तो आपको ऐसे जब भी आए तो आप एलसीएम ले लीजिए। cos थीटा आप मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है। कुछ लड़के बोल रहे थे सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ रखिए। अब एग्जाम में ऐसे आ रहे हैं तो मैं अपने मन से कैसे टफ रखूँ, ऐसे जो भी बन सकता है टफ में मैं इसमें जो है बाद में डिस्कस कर दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो एलसीएम लेंगे तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया। जब 1 + sin थीटा को आप होल स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो एक हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा हो जाएगा, है ना। लिख देता हूँ यहाँ पे 1 + 2 sin थीटा होगा, a² + 2ab + b²। तो क्या निकला sin स्क्वायर थीटा, और पहले से cos स्क्वायर थीटा ऊपर में पड़ी थी, ठीक है। और नीचे में क्या था cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा था, है ना। अब यहाँ देखिए sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एक होता है, सूत्र है भैया, और एक पहले से पड़ी है तो 2 हो गए। 2 + 2 sin थीटा हो गए, ऊपर में 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा,
2 मैं ऊपर में अभी ऊपर की बात कर रहा हूँ, 2 कॉमन ले तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। और नीचे में क्या क्या है, 1 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, ये है, तो 1 प्लस साइन थीटा कट गया और 2 बट्टा कॉस थीटा बच गया खाली। तो 2 बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, 2 गुने 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हो, एक एक बात समझो भैया। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा लिख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। उस दिन बताया था भैया कि 3 आप याद रखो, चाहे कितना भी कमजोर रहिएगा ना जी, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति एक के लाइन में समझ जाता है आदमी। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। साइन का उल्टा जो है कॉसेक होता है, कॉस का जो उल्टा है सेक होता है और टेन का उल्टा जो है कॉट होता है। 3 थीटा का याद रखना है, तीसरा 3 अपने आप आ जाता है। इसके बाद मैंने कहा था कि आप साइन थीटा का खाली मान रखिए 0, 30, 45, 60, 90, बाद बाकी सब थीटा का मान अपने आप निकल जाता है। आई होप आपने इस पे अमल जरूर किया होगा। साइन 0, 0, 30 का मान होता है √3, माफ कीजिएगा, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब देखिए साइन 0 से 90 की तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है, वही कॉस का आपको लिखना है तो उल्टा कर दीजिएगा, जो 90 में है ना वो 0 में कर दीजिएगा। उसके बाद फिर उल्टा, तो उल्टा यहाँ सेकंड लास्ट क्या है √3/2, फिर क्या 1/√2, फिर क्या 1/2, इस प्रकार। और जब साइन और कॉस का मिल गया ना तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आई होप सारे चर्चा यहाँ पे हम कर दिए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाया था कि कभी एग्जाम में आता ही है, कभी क्या आता ही है 280 डिग्री साइन 280 का मान निकालना आपको बता दिया, तो आप कैसे निकालेंगे। तो मेरी क्या प्रयास रहती है, इसे मैं 90 के पास ले जाऊं, ठीक है। तो इसको मैं 90 के पास ले जाऊंगा तो कैसे निकलेगा बताइए, 280 है तो ये 90 के पास 270 के पास ले जाएंगे, ठीक है। 270 प्लस 10 कर सकते हैं, है ना, साइन है। और जब भी ये 90 का विषम गुना जाए, मतलब ये 3 बार में गुना जाए 9 × 70, तो थीटा फंक्शन करेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब थीटा फंक्शन करने का मतलब क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा, है ना। यही तो आप कैसे लिखते हो, देखिए आप समझ नहीं पा रहे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा आप क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि साइन 280 का मान निकालिए आप, ठीक है। तो साइन 280 का मान निकाला, मैंने ये बताया कि आप 90 के करीब पहुंचे, 270 पे पहुंच गए और प्लस 10, तो 90 के गुणज में है ये, 90 गुने 3 लिखा हूं और कुछ नहीं किया हूं। और जब भी ये 90 के विषम गुणज में रहेगा तो वही फंक्शन करेगा जो अभी आपने देखा था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर भी कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा, थीटा का जगह पे क्या है 10, प्लस माइनस 10, प्लस रह जाए माइनस, तो यहाँ पे कॉस 10 डिग्री हो जाएगा। लेकिन मान पॉजिटिव या नेगेटिव जो है ना क्वाड्रेंट को देख के आता है। प्रथम क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, आपको पता होगा। ऑल साइन होता है दूसरे में और कॉसेक होता है, उल्टा उसका। ऑल साइन तीसरे में हो जाता है टैन हो जाता है और कॉट हो जाता है, और चौथे में कॉस हो जाता है, ठीक है। ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है। तो अभी जो है 280 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट, 270 तक थर्ड, ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन आप किसका निकाल रहे थे, साइन का, तो निगेटिव होगा। तो ये निगेटिव कॉस 10 डिग्री जो है साइन 280 डिग्री को आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे, बड़े बड़े थीटा का मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न औसत से देखने को मिला है, 50, 60, 45 विद्यार्थियों के 3 समूह का औसत जो है 50, 55 और 60 है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत मिलाकर लगभग कितना है, लगभग पूछा है, ठीक है। तो समग्र औसत क्या होता है, टोटल जो आंकड़ा है उसको जोड़ दीजिए और टोटल आंकड़ा से भाग दे दीजिए। इतना ही से जानने से जो काम हमारा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग 3 समूह है, समूह में 55 को बच्चा है, अब 50 उसका औसत है, ठीक है। तो 55 55 कितना होता है, 5 50 में 2, अब 5 25 2 27, तो ये हो गया आपका जो है 2750, क्योंकि 50 से गुना कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद 60 से 55 को गुना करेंगे तो 55 छः कितना होता है, 50 से 6 के 300, अब 5 6 के 30, 330 होता है, वो 0 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद 45 छक्के कितना होता है, 45 छक्के 40 छक्के 240, 6 पंचे 30, 270 होता है। तो 270 पे जो है एगो 0 डाल देंगे और सबको जोड़ के आप 45 और 60 और 55 कितना हो गया, 115, 50, 165 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यही आपका जो है निकल जाएगा औसत। तो औसत बराबर जो है आपको क्रिकेट के खिलाड़ी वाला औसत जरूर आना चाहिए कि कोई खिलाड़ी आया 14वें पारी में जो है, जैसे कल विराट कोहली मान लीजिए कि अब विराट कोहली का मान लीजिए कि 100वां पारी था, 100वां पारी था और इसमें जो है 122 रन बना दिया और अपनी एवरेज जो है ना दो मतलब इंक्रीज कर लिया। तो इसका मतलब बढ़ा हुआ औसत क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाई 99 पारी में कुछ ना कुछ तो रन बनाया होगा और जो रन बनाया होगा उतनी औसत होगी 99 पारी तक। तो मैं मानता हूं कि x रन हर पारी के हिसाब से मतलब औसत है पहले का, और 100वां पारी में 122 रन बनाया। अब कितने पारी हो गए टोटल, तो 100, और मतलब औसत इसमें बोल रहा था कि बढ़ गया। मैं अपने मन से आपको बता रहा हूँ डिफिकल्टी लेवल थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जाते हैं। औसत जो है 2 बढ़ गया, तो पहले औसत आपने x माना था, अब 2 बढ़ गया। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो करेंट औसत आ जाएगा। यही सब जो है आपको जो है एग्जाम में घुमा सकता है, क्योंकि जो है एग्जामिनर दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है।
ऐसा नहीं है कि आज जो है यहाँ से अंक गणित से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो कल भी पूछेंगे, हो सकता है कल जो है एडवांस से पूछे। तो आपको जो है कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि आप जो आ रहा है इसी को खाली पढ़ना है, ऐसा नहीं। एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है 629 रुपये में। विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अब 85%, हाँ कुछ हल्के भी आए थे कुछ भारी भी आए थे, ऐसे नहीं कि सब भारी आए थे। 629 का जो है इतना 85% है तो आपको 100% निकाल नहीं लीजिएगा, तो 17 पचे के 85 हो जाता है, ये 20 हो जाता है। ठीक है, 17 से कटेगा क्या? 17 51 होता है, 51 9 2 11 17 7 119 होता है, 37 गुने 20 है, 37 को 2 को गुना कर लेंगे, 60 है, 7 दूनी की 14, तो कितना हो जाता है? 74। ये 740 रुपये किधर दिख रहा है? 1 नंबर ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे, मतलब ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 15% बट्टा देने के बाद 629 में बेचता था, 85% ना रहा होगा। ठीक है, और अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है तो 100% निकाल देंगे, है कि नहीं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपको ये मैं एक दिन और बताया था, आज फिर डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि आज इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि a प्लस बी का 3/4 बराबर c, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इसी प्रकार के फॉर्म आ जाते हैं, इसीलिए मैंने इसी ही रख लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में जब ऐसे देखिए कि a बाई समथिंग, मान लीजिए a बाई एक्स बराबर b बाई वाई बराबर c बाई जेड, इसके बराबर कुछ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, a बराबर जो नीचे x था ना यही रख देना है, b बराबर y था यही रख देना है, और c बराबर z था यही रख देना है। ये कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में उतना ही आएगा, तो क्यों कीजिए कैलकुलेशन। तो यहाँ पे a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 7 रखेंगे। ठीक है, कैसे आता है दिखा देता हूँ। तो 3 कितना हो गया? 4 3 7 7 14 ऊपर में, नीचे में 7, c से भाग देना है तो 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आता कैसे है? अब इन दोनों को देखिए, इसको अभी भूल जाइए फिलहाल। ठीक है, तो a अनुपात b कितना है आपका? a अनुपात b कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। अब इसको भूल जाइए, इन दोनों को देखिए फिलहाल, इन दोनों को, इतना को। ठीक है, लास्ट वाला दुगो के, तो b अनुपात c कितना हो जाएगा? b अनुपात c हो जाएगा आपका 4:7 हो जाएगा, 4:7 हो जाएगा। अब कॉमन टर्म कौन सा है? b है कॉमन टर्म, यहाँ भी 4 वैल्यू है, यहाँ भी 4 वैल्यू है, तो हूबहू वैल्यू हो जाएगा ना जी। a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 7, तो ये यहीं से आता है और कुछ कहीं से नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, एक फॉर्म इसमें और देख लीजिए, एक इस प्रकार का रहता है 3a बराबर 4b बराबर मान लीजिए 7c, और उसमें आपको a अनुपात b अनुपात c या फिर इसके साथ कोई संक्रिया पूछा जाता है, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? तो उस समय क्या करना है कि जो a का निकालना है हमें, तो a वाले को भूल जाना है, मन में भूलना है, तब 7 चौका के 28। b वाले को निकालना है ना, तो b को मन में भूल जाना है, और a और c का गुणज लिख देना, तो 7 या 21। और c को जब निकालना है तो c का गुणज भूल जाना है, और a और b का गुणज लिख देना, तो 4 या 12। इसी को छोटा कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, यही आपका हो जाएगा जब इस फॉर्म में पूछा जाएगा तो। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप जो है मेरिट में हो, मेरिट में। ठीक है, पानी की टंकी से 2 पाइप जुड़े हुए हैं, पहला पाइप टंकी को 10 मिनट में और दूसरा 15 मिनट में भर सकता है, दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो यही हो गया टाइम एंड वर्क। 2 आदमी मिलके काम कर रहा है, अलग अलग क्षमता है, एक साथ मिलके कितना काम करेगा। तो कल बताया था 2 आदमी का काम क्या होता है, 2 आदमी का काम क्या होता है? a गुने b बट्टा a प्लस b होता है, तो 10 गुने 15 बट्टा 15 10 25, तो 5 गुना के 10 और 5 25, 5 तिहाई के 15, 6 दिन लगेगा, मतलब 6 घंटा लगेगा। यहाँ घंटा में दिया है, टंकी को पूरा भरने में मिनट लगता है, तो 6 मिनट लगेगा दोनों को भरने में। ठीक है, एक इसी में आ जाता है कि आपको एक टंकी में रिसाव था और इसके कारण जो है 2 घंटा अधिक लग गया। ठीक है, तो उसको जो है घटाए वाला नल मान लेंगे। ठीक है, तब उसके साथ 3 नल के साथ संक्रिया कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है, पार्टनरशिप से कल भी प्रश्न पूछा गया, आज भी, कि रुपया 12,000 और रुपया 20,000 लगा के 2 अलग अलग पार्टनर राम और श्याम है, व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद श्याम अपनी पूंजी का आधा वापस ले लिया। थोड़ा सा मैं घुमाया हूँ यहाँ पे, वैसे साधारण ही आया था। वर्ष के अंत में 40,000 की लाभ में राम का हिस्सा क्या है? दोस्तों ऐसे में बताया हूं कि अनुपात, ये सिर्फ रेशियो अगर आप जानते हैं तो परसेंट, मतलब पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है, ये रेशियो के ऊपर ही काम करता है। जितना जिसका बड़ा रेशियो उतना उसको धन मिलेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं और आप एक व्यापार करता हूँ, आप 5 लाख रुपया लगाएंगे और मैं 2,000 लगाऊंगा, तो मुझे 2,000 के रेशियो में ही पैसे, मतलब लाभ का जो है हिस्सा मिलेगा। ठीक है, इसी बात है ना, तो दुनिया जैसी चलती है वैसे हिसाब चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 12,000 और 20,000 रुपये लगा के 2 पर्सन जो है, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, जो है व्यापार में आ गया है। लेकिन बोल रहा है कि 6 महीने के बाद श्याम अपनी पूंजी का आधा वापस ले लिया, लेकिन 6 महीना तक तो 20,000 ही रहा होगा ना, सोचिए। और 6 महीने के बाद जो है इसका पूंजी कितना हो गया? 10,000,
क्योंकि आधा तो वापस ले लिया, ठीक है। और ये जो राम का पूंजी है ये सालों भर कितना रहा, 12,000, तो ये 12 से गुना होगा। अगर साल यहाँ पे ये 6 महीने निकालने उकालने वाला सिस्टम नहीं होता ना तो 1 से गुना करते, क्योंकि साल भर चला है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 महीने से हमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है कि 6 महीने के बाद जो है आधा निकाल लिया। या फिर आप इसे हाफ से गुना कर सकते हैं, हाफ और फिर इसे हाफ से, ठीक है। तो कोई भी बात कीजिए, फिर इसे गुना नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों बात है, कहीं से भी चलिए। मैं आपको एक महीने का मान लीजिए कभी 1 महीने के बाद निकल गया तो क्या कीजिएगा, इसीलिए मैं 6 महीने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 12 ने 144, 144 पे 3 गो जीरो होगा। जीरो आप पहले भी उड़ा सकते हैं क्योंकि कॉमन दिख रहा है मुझे 3 गो जीरो, फिर भी मैं आपको पूरा ही बता दूंगा। जैसे मुझे लगता है कि कुछ भी हो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 6 12, 12 पे कितना 4 गो जीरो डालेंगे, ठीक है। यहाँ 12,000 था, 12 12 144 पे 3 गो जीरो सही है। 12 पर जो है आपका कितना 3 गो जीरो 20,000 है, तो कितना डालेंगे, 4 गो जीरो डालेंगे, सही है। अच्छा उतना 12 4 गो जीरो, ठीक है। उसके बाद 6 पर जो है 4 गो जीरो और डाला जाएगा, ठीक है। 60,000 हो जाएगा 10 के साथ, 12 1,20,000 60,000 1,80,000 हो जाएगा इसका, है ना। और इसका कितना हो जाएगा 1,44,000। तो लास्ट का जो है 3 जीरो कॉमन दिख रहा है तो काट दें 1,80,000, और लास्ट में हमको 3 जीरो जो है कॉमन दिख रहा था तो कर दिया, ठीक है। तो ये बचा 144, ये बचा 180। तो राम का जो है अनुपात 144 है, श्याम का 180 है। और भी काट सकते हैं, 12 बढ़न के 144, अब 12 6 पर 0 60, 12 पंचे 60, 3 चौका 12, 3 पंचे के 15, तो 4:5 में जो है धन बटेंगे, ठीक है। तो अब किसका धन पूछ रहा है, राम का। तो राम का पहला है तो पहला 4 आया था, दोनों के 9 और 40,000 गुना कीजिएगा, लगभग में आएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न जो आज कल स्किप किया गया लेकिन आज पूछा गया, तो आप जो है कुछ भी ऐसा तय नहीं कर सकते अपने मन से कि क्या स्किप करेगा और क्या पूछ रहा है। किसी समचतुर्भुज की एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 320 है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। समचतुर्भुज का पूरा प्रॉपर्टीज बता दिया, और एग्जामिनर जब से एग्जाम हो रही ग्रुप डी के समचतुर्भुज को कभी कभी छोड़ दिया लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में नहीं छोड़ा। इसकी सभी भुजा बराबर होते हैं, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 गुने d2, जहाँ d1 d2 पहला विकर्ण गुने तीसरा विकर्ण है। इसमें प्रॉपर्टीज है 90 पे काटता है, और ये जो है थेल्स पर में मतलब पैथागोरस पर में लगा के जो है मैं यहाँ से अगर एक विकर्ण पता है और भुजा पता है तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे दूसरी विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल दे रखा है 320, ये तो सीधा सीधा है, फिगर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 320 बराबर आपका दे रखा है 1/2 गुने 32 गुने x, मतलब 32 गुने दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16, और 16 दूनी की 32, तो दूसरा विकर्ण 20 है ना, दूसरा विकर्ण 20 है डायरेक्ट। इसके बाद आपको कुछ और याद रखना है, जैसे आज नहीं पूछा तो इसका मतलब आगे नहीं पूछे जाएंगे। जैसे बेलन, बेलन में आपका आयतन आना चाहिए, πr² h होता है, यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ से यहाँ तक r है। इसके बाद वक्र पृष्ठ आना चाहिए, 2πr(h) होता है। संपूर्ण पृष्ठ में मैंने कहा था कि जो वक्र पृष्ठ का होता है उसी में 2 बार सर्किल का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं क्योंकि इसका मुंह सर्किलाकार होता है। इसके बाद गोला का आयतन आना चाहिए, 4/3 πr³ आना चाहिए। गोला का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता है। शंकु का जो है आपको प्रॉपर्टी जाननी है थोड़ी सी। शंकु इस प्रकार की होती है, ये है h, ये है तिरछी ऊंचाई, ये है l, ये 90 का कोण हमेशा होता है। शंकु में आयतन होता है, बेलन का आयतन का 1/3 1/3 πr² h। इसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr(l), जहाँ l बराबर क्या होता है h² प्लस r²। ये कहाँ से आया, पैथागोरस से आया क्योंकि ये 90 का कोण होता है। ये हो गई आपका शंकु। और गोला अभी बता दिए थे, बेलन भी बता दिए। सर्किल में जरूर आपको ध्यान रखना है, सर्किल में जब भी अर्धवृत्त का परिमाप आपसे पूछा जाएगा और उस समय आप गलती कर देते हो, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल माफ कीजिएगा। और जब भी अर्धवृत्त पूछा जाता है तो 2 से भाग देते हैं, ये तो सही है। लेकिन जब भी आपको अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वृत्त का परिमाप यानी परिधि 2πr होता है तो उसमें 2 से भाग दे देंगे और πr आंसर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है अर्धवृत्त का परिधि कैसे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक तो निकालना ही है अगर खाली πr हुआ, लेकिन ये भी तो जोड़ना है 2r, क्योंकि यहाँ ये क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे कर दिए तो अर्धवृत्त थोड़ी हुआ जब तक ये मिलाएंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए 2r जोड़ना पड़ता है πr में, ठीक है। तो ये इसीलिए r कॉमन इंटू पाई प्लस 2 होता है, और इसे भी हम याद रखते हैं 36/7 होती है इंटू r होता है। जैसे हम जो मिला के आंकड़ा दिया करते हैं वहाँ पर तुरंत ही हम काट पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका, आज भी माध्यिका पूछा गया था, माध्यिका। कल बहुलक पूछा गया था, आज माध्यिका पूछा गया था। तो किसी भी आंकड़े का माध्यिका जो है क्या होगा, यहाँ पे लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बहुलक पूछ लिया जाए तो जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, तो 5 बार मुझे 1 दिख रहा है तो 1 हो जाएगा बहुलक। उसके बाद अगर माध्य पूछा जाए तो सबको जोड़ लीजिए और जितने भी आंकड़ा है उससे भाग दे दीजिए, यानी औसत निकालना है। इसके बाद अगर माध्यिका पूछा जाए
तो सबको जो है आरोही या अवरोही क्रम में आंकड़े को जरूर सजाएं, ये बात नोट करके रखें। आरोही या अवरोही क्रम में जरूर सजाएं, नहीं तो गलती हो जाएगा। और बीच का जो रहेगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। मान लीजिए विषम संख्या में अंक है तब तो इधर मतलब 9 अंक है मान लीजिए, तो 4 4 छूट गए, यही गोला जो है आपका माध्यिका हो गया। लेकिन अगर सम संख्या में रहेगा तो बीच में दुगो बचेगा संख्या, जैसे मान लीजिए कि 10 गो संख्या, तो 4 गो इधर छूटेगा, 4 गो इधर, दुगो संख्या बचेगा। इन्हीं दोनों को जोड़ देना है, दूसरे भाग देना है, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बात इसमें हमने कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको चाहिए हमारा मतलब अपने हिसाब से मैं आपको जो है थोड़ा वेटेज रख के मैथ बताऊं तो बता दीजिएगा, मैं अपने हिसाब से लाऊंगा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं होता, लेकिन जो क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में पैटर्न आता है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए सपोज आप ही एग्जाम दे के आएंगे तो आपको मैथ का एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं याद रहेगा, हाँ एक आध याद रह सकती है, तो वैसे ही सबके साथ होता है। तो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके जो पैटर्न होते हैं उसी पर रख लेते हैं। तो आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा भारी बताइए, तो भारी हम अपने मन से कैसे बताएं? हम अपने मन से बता सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो बताइए हमको क्या सिखाना है, मैं सिखाने के लिए आपको तैयार हूँ। जय हिंद दोस्तों।